तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जीके, और मध्य प्रदेश जीके में हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने स्टार्ट किया है प्रीवियस लेक्चर में मध्य प्रदेश का राज्य व्यवस्था जो है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। और मैंने आपको इसमें एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था जिसमें ये बताया था कि हम लोगों को पॉलिटी किस तरीके से पढ़ना है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर हुआ है, प्रीवियस वीडियो जो है उसमें हमने ये देखा है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, देन उसके बाद अपना पंचायती राज व्यवस्था, देन पुलिस सिस्टम, देन आयोग, कमीशंस, हमको इतने सारे पॉइंट्स कवर करना है इन पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे पहला पॉइंट हमने उठाया था और हमने बोला था कि हम पढ़ रहे हैं लेजिस्लेचर के बारे में, इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेजिस्लेचर, जिसको आप बोलते हैं विधायिका। क्लियर? अभी लेजिस्लेचर जो है, ये विधायिका जो है, ये कल मैं आपको इतनी सी बात बता पाया था कि विधायिका कहते हैं किसको है या ये बनती कैसे। तो विधायिका कैसे बनती है? तो विधायिका बनती है कि प्रदेश के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रदेश के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो सब मिलकर कहलाते हैं राज्य की विधायिका, है ना। देश में जितने भी स्टेट हैं और उन स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं और जो सरकार बनाई जाती है, राज्य सरकार, उसके लिए जो इलेक्शन होते हैं, तो जितने भी प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो हमारे यहाँ की विधायिका का निर्माण करते हैं या हमारी विधायिका बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं। क्लियर ये बात है ना। तो पहली बात तो ये समझिए। अच्छा, बहुत एक डाउट ये आता है कि आपको दो चीजें में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक आपके पास ये विधायक, एक आपके पास कौन है, विधायक, और एक आपके पास ही सांसद। एक कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट है। अभी तो मैं ना ये थोड़ा सा अपना जो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको यहाँ पे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। रीजन क्या है कि आप ऑनलाइन में एक तो पहली बात की बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन करते नहीं है, चैट नहीं करते हैं, और अगर डाउट भी आता है तो आप इसलिए नहीं बोलते हैं, आपको लगता होगा कि क्या सीरीज सा डाउट पूछ लिया, ऐसा वैसा कुछ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है ना। समझिएगा इसको, देखिए आपको जो डाउट आते हैं आप मुझे बोल दीजिए, है ना। एक तो आपके पास ये जो आपने लिखा है ये होता है एमएलए। ये कौन होता है? एमएलए होता है। मतलब आप विधायक की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं एमएलए, या इसी को बोला जाता है एमएलसी। अब मैं इसको आपको अभी समझाने वाला हूँ कि ये एमएलसी और एमएलए क्यों बोला। और जो ये सांसद होते हैं इनको बोला जाता है एमपी। ठीक, अच्छा, एमएलए और एमएलसी क्या है? तो एमएलए और एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। अगर ए लिखा है तो ये असेंबली हो जाएगा, और अगर सी लिखा है तो ये काउंसिल हो जाएगा। सी लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? काउंसिल, और ए लिखा होगा तो असेंबली हो जाएगा। क्लियर? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होता है। दोनों को हिंदी में विधायक ही बोला जाता है, विधायक ही बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो विधायक है इसको अलग तरीके से बोलते हैं। विधायक को ऐसे बोलते हैं कि हम बोलेंगे हमारा जो है विधानसभा का विधायक या फिर विधान परिषद के विधायक। ठीक है, दो चीजें आएंगी। तो परिषद का मतलब होता है काउंसिल, है ना। अब आप समझ गए होंगे, ये काउंसिल जहां होगी उसके विधायक को विधान परिषद का बोल देंगे, और जहां पर असेंबली मतलब विधानसभा होती है उसके विधायक को विधानसभा का बोल दिया जाता है, बेसिक। दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या है? विधायक, सॉरी, सांसद। सांसद यानी एमपी, और एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहली बात तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं हो आपको कि विधायक जो होते हैं ये स्टेट्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्टेट्स में, राज्यों में होते हैं। ये आपको राज्य में मिलेंगे। ठीक, और आपका जो सांसद होते हैं ये सेंटर में होते हैं। सेंटर, या इसको आप यूनियन समझ लीजिए, यूनियन कह लीजिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए। ये कौन सी है? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर आते हैं। ये किसमें आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। सांसद जो होते हैं ये सांसद होते हैं, दो हाउस हैं अपने पास। एक अपने पास है लोकसभा और एक अपने पास है राज्यसभा। एक है अपने पास लोकसभा, दूसरा अपने पास कौन सा है? राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को सांसद बोला जाता है, बट जब इंग्लिश में भी बोलेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, या लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। विधायक जो होता है वो राज्य में होता है, सांसद जो होता है वो सेंटर में होता है। चुनाव आप ही करते हैं, आप और हम ही मिलकर इनका चुनाव करते हैं, क्योंकि भारत में जो चुनाव की जो प्रक्रिया है यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष तरीके से सांसद और विधायक का चुनाव करते हैं। सांसद और विधायकों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, राज्यसभा की कुछ सांसद का अप्रत्यक्ष होता है, उतना डीप में जाना नहीं, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश की
जो पॉलिटी है उसमें आपको विधायक पढ़ना है ना, तो यहाँ पे विधायक जो है अपने मध्य प्रदेश में वो सारे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष मतलब मैं वोट दूंगा, है ना, हम जो जनता होती है प्रदेश की जनता, वो जब वोट करके डायरेक्टली वोट करके किसी को इलेक्ट करती है तो उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन, तो विधायक चुने जाते हैं। सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद को हम डायरेक्टली चुनते हैं, राज्यसभा में कुछ होते हैं जिनको जो हमारे प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट कर देते हैं, वो बात की बात है, उनकी बात नहीं करना। अगर हम लेवल वाइज बात करें तो विधायक स्टेट का है और सांसद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये सेंटर का है, तो थोड़ा लेवल या आपका पावर और आपकी जो बोलना चाहिए कि जिसके पास पावर ज्यादा हो और जो जिसकी वैल्यू ज्यादा हो वो सांसद होता है, और जिसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है या जिसके पास कम पावर होती है वो विधायक होता है, ठीक है। विधायक थोड़ा नीचे होगा, जिसकी रैंक हायरार्की में नीचे आने वाली है, और सांसद जो होगा ये हायरार्की में ऊपर मिलेगा आपको। क्लियर यहाँ तक? ये जस्ट इसलिए बताया है मैंने कि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए इसको अब हटाते हैं यहाँ से, ये समझा दिया है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार और अब आपके पास है, हम जो मध्य प्रदेश की विधायिका पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश की विधायिका, लेजिस्लेचर। ये जो लेजिस्लेचर आप पढ़ रहे हैं, अब इसमें आपको क्या समझना है या क्या ध्यान रखना है, देखिए, आपकी विधायिका होगी। इस विधायिका में सबसे पहला पॉइंट तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेचर है, मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेचर है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना मध्य प्रदेश की लेजिस्लेचर में कि ये लेजिस्लेचर जो है ये सिंगल हाउस है। कैसी है? सिंगल हाउस लेजिस्लेचर, सिंगल हाउस लेजिस्लेचर। अब ये सिंगल हाउस लेजिस्लेचर क्या होता है, या इसको आप बोलते हैं कि एक सदनीय विधायिका, ठीक है। अब एक सदनीय विधायिका का मतलब होता है कि राज्य के पास दो हाउस हो सकते थे। कितने हाउसेस हो सकते थे? कह रहा हूं ना, 2 हाउसेस। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 हाउस का प्रावधान है। एक जो होता है, कहाँ पे? स्टेट की बात कर रहे हैं ना, स्टेट में कितने हाउस? 2 हाउस। एक जो होता है वो होता है विधानसभा, एक क्या होता है? विधानसभा। और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी विधान परिषद। दूसरी हमारी क्या है? विधान परिषद, ठीक। तो विधानसभा और विधान परिषद को हम देखते हैं थोड़ा। विधानसभा जो होती है इसको आप बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको आप क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसको बोलते हैं आप लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको आप कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हमारे संविधान में ये 2 चीजें क्यों हैं, या 2 चीजों का प्रावधान क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया कि जब मान लीजिए कोई स्टेट जो है वो बहुत बड़ा है ना, और स्टेट बहुत बड़ा है तो वहां पर लोगों को पूरा जो आपका डेवलपमेंट है या उन लोगों को जो आपको प्रतिनिधित्व करना है उसके लिए व्यक्ति भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा एक बड़ा ग्रुप होना चाहिए जो बड़े स्टेट या ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट को संभाल सके, ठीक। तो इसलिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया था कि जब कभी, देखो, विधानसभा सभी जगह बनाई जाती है, विधानसभा आपको हर राज्य में मिलेगी, लेकिन विधान परिषद सभी जगह नहीं मिलती है। विधानसभा मतलब असेंबली आपको हर राज्य में मिलेगी, काउंसिल आपको हर राज्य में, हर स्टेट में नहीं मिलती है। उसका रीजन ये है कि हम विधानसभा कब बनाते थे या क्यों बनाते थे, ये हमारी सरकार की बात है। ये सरकार बनाना है तो हमको विधानसभा बनाना पड़ेगी, ठीक है। सरकार यहीं से चलती है, विधानसभा से। विधान परिषद क्यों बनाई गई? विधान परिषद इसलिए बनाई गई या काउंसिल इसलिए बनाई गई कि मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और विधानसभा के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाता है, विधानसभा के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा जाता है, तो यहाँ से एक आपका बिल्कुल सेम पावर वाइज बिल्कुल सेम होंगे, व्यक्ति जो होंगे उनकी भी जो वैल्यूज होगी वो भी सेम होगी, सब कुछ ठीक ठाक सेम होता है, बट हम एक और हाउस बना देते हैं जिसका नाम विधान परिषद होता है। क्या नाम होता है? विधान परिषद। विधानसभा हर जगह होगी, लेकिन विधान परिषद सभी जगह हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक। तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला गया है, जो पॉइंट आपको बोला गया है कि मध्य प्रदेश में जो है वो एक सदनीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एक सदनीय। तो एक सदन अगर होगा और दोनों में से लिखने की बात आ जाए कि बताइए एक सदन है तो कौन सा सदन होना चाहिए, वो आप समझ जाएंगे कि पहला सदन जो है वो हमारा कौन सा होता है? वो हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इसका मतलब आपके मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली तो होना ही चाहिए,
ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश हैज द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है इसके पास? मध्य प्रदेश के पास लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, अब मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, देश की लगभग 6% जनसंख्या तो है केवल मध्य प्रदेश में रहती है, तो फिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं बनाया गया? मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों नहीं बनाई गई? तो सुनिएगा, मध्य प्रदेश में जब बना था 1956 में, जो कि हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन में पढ़ा है, जिसका प्रीवियस वीडियो भी आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने ये बताया था कि 1956 में मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, तो हमारी जो सरकार थी, सरकार मतलब हमारी विधानसभा वाले जो सदस्य थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके हमारी केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा था, रिकमेंडेशन भेजी थी, या उनसे एक अनुरोध किया था कि हमारे राज्य में भी विधान परिषद का गठन करवा दिया जाए। किसका? विधान परिषद का। ये बोला तो सही, ये बात बोली तो गई, हमारी तरफ से तो पहुंच गई, कहां पे पहुंच गई? केंद्र सरकार के पास। आपने अपने यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए कोशिश कर ली, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को 1956 के बाद, मतलब 1956 में जब ये अप्रोच किया गया था, तो उसके बाद परमिशन नहीं मिली केंद्र से, और इस वजह से आज की डेट में मध्य प्रदेश में केवल क्या है? तो वो असेंबली है। आज की डेट में मध्य प्रदेश में केवल आपको मिलने वाली है, केवल मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी विधानसभा। ठीक है, विधानसभा केवल। ठीक, विधान परिषद नहीं, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, नो लेजिस्लेटिव काउंसिल इन मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। आगे बढ़े, लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, देखिएगा दूसरा पॉइंट यहाँ से समझिए कि जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, या जो लेजिस्लेचर होता है, इसका इलेक्शन कैसे होता है? लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर का जो है इलेक्शन कैसे होता है? तो इलेक्शन की जब बात की जाती है, तो मध्य प्रदेश में राज्य कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बनाई जाती है। हमारे यहाँ पे तो क्या है? असेंबली है केवल, है ना। यहाँ पे अपने पास क्या है? सभा है। मध्य प्रदेश में केवल विधान सभा है। तो इसका जो चुनाव किया जाता है, वो किया जाता है डायरेक्ट इलेक्शन। कैसा होता है ये? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, जो आपकी मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव होने वाले भी हैं। आप न्यूज अगर देखते रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ अभी कुछ समय पहले भी बीजेपी और कांग्रेस में क्या है, कोल्ड वॉर चल रहा था। इधर से बीजेपी कुछ कह रही थी, इधर से कांग्रेस कुछ कह रही थी। ठीक, तो आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मतलब चुनाव जो किया जाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है चुनाव जो किया जाएगा वो सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? सीधे। आप डायरेक्टली कौन करती है? हमारे यहाँ की जो पब्लिक होती है वो चुनाव करेगी। तो सीधे जनता द्वारा जो चुनाव होता है उसको अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के इलेक्शन के लिए। लेजिस्लेटिव इलेक्शन बोल लीजिए, जो भी बोलना चाहे आप इसको। ठीक है, यहाँ तक बात। थर्ड पॉइंट देखिए, और क्या इंपॉर्टेंट है। अब चुनाव में वोट कौन कर सकता है? आप यहाँ पे बोल रहे हैं हु कैन वोट, हु कैन वोट, वोट कौन कर सकता है? तो हमारे मध्य प्रदेश में और देश में, हमारे देश में एक प्रोविजन है, और वो प्रोविजन जो है वो है एडल्ट फ्रेंचाइजीज का। किसका? एडल्ट फ्रेंचाइजीज का। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हु इज मोर देन 18 ईयर ओल्ड। जो 18 साल या 18 साल से ज्यादा का होता है उसको, वो क्या करता है, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव लिखा है उसमें, या राज्य के जो चुनाव होंगे उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वो अपना वोट डाल सकता है। क्या यहाँ तक बात ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट कि जब आपके पास जो विधानसभा है, इस विधानसभा में जो आप सदस्यों को चुनते हैं, तो आपके पास एमएलए आते हैं। क्या आते हैं? एमएलए। ठीक, अब इस एमएलए जो आप पढ़ते हैं ना, इनकी आपको क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्वालिफिकेशन। वन सेकंड, या इसको चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्वालिफिकेशंस, मतलब सदस्यों की योग्यता।
सदस्यों की योग्यता। ठीक, कि अगर आपको मध्य प्रदेश का एक विधायक बनना है तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। तो सबसे बेसिक पहली जो क्वालिफिकेशन है कि आपको भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर हमारे यहाँ का क्या बनना है, अगर हमारे यहाँ का विधायक बनना है तो आपका तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या बनेंगे, ही मस्ट बी इंडियन सिटीजन, ही मस्ट बी इंडियन सिटीजन। पहला पॉइंट है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा इसमें याद रखिए, दूसरा ये कि कुछ ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को विधायक बना देंगे। ठीक, तो कुछ एज होना चाहिए, तो should completed 25 years, मतलब उसकी जो आयु है, एज जो है, एज कितनी होना चाहिए, तो वो 25 साल से ज्यादा या 25 साल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या है कि 25 साल या 25 साल से ज्यादा का होगा तो ही वो हमारे यहाँ का इलेक्शन लड़ पाएगा। तीसरी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तीसरी क्वालिफिकेशन में ऐसा लिखा गया है कि मान लीजिए हमारी केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में बैठती है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पारित कर देती है, कोई लॉ बना देती है, कोई कानून पारित कर देती है, तो उस कानून का पालन भी उस चुनाव के दौरान माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, फिर इसको मैं लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा ले लीजिए कि मान लीजिए आपके यहाँ पे चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में इस बार, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट की जो गवर्नमेंट है या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट में एक लॉ पास होता है। वो जो लॉ लिखा है, लॉ पास हुआ, उस लॉ में ये लिखा हुआ है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या लिख दिया उसमें, क्वालिफिकेशन की वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वो जो हमारे पार्लियामेंट ने बोला है वो इस बार इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस बार आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी ये क्वालिफिकेशन तो थी कि वो एक इंडियन सिटीजन हो, पहली बात। उसके बाद क्या कि आपको 25 साल मिनिमम एज उसकी कितनी होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। उसके बाद वो चुनाव लड़ेगा। और तीसरा उसको क्या करना चाहिए, तो वो तीसरा क्या फॉलो करे कि हमारा ही शुड फॉलो, क्या बोलेंगे अपन इसको, शुड फॉलो दी प्रोविजंस या लॉ प्रोविजंस पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने अगर, संसद ने अगर कोई ऐसा कानून पारित कर दिया है, उस कानून पारित कर दिया है जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो वो भी उसका पालन करना जरूरी हो जाएगा। तभी उस व्यक्ति को आप योग्य मान सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसके लिए चुनाव लड़ने की। अभी बात इसकी नहीं हो रही है कि जीतना नहीं जीतना वगैरह बात नहीं होगी, अभी केवल चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो चुनाव लड़ने के लिए ये चीजें जरूरी होती है। ठीक है, यहाँ तक बात। चलिए, ये एमएलए की क्वालिफिकेशन थी। ठीक, 25 साल का होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पर अंडरस्टूड होती है कि जो भी एमएलए होगा या जो भी चुनाव लड़ेगा वो व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो पागल का मतलब मेंटली रिटार्डेड नहीं होना चाहिए, मेंटली स्टेबल होना चाहिए व्यक्ति, तभी आप उसको अपना नेता डिक्लेयर करेंगे। नेता तभी बनाएंगे ना जब वो कैसा हो, एकदम क्या हो, मेंटली फिट होता है। दूसरा कि यहाँ पर बोला दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब अगर किसी व्यक्ति को, लीडर को, आपने ऐसे व्यक्ति को लीडर बना दिया है जो ऑलरेडी बैंकरप्ट है ना, तो उसके पास बहुत बड़ा लोन है, बहुत बड़ा कर्ज है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति, जब चुनाव जीत जाएगा, वो नेता बन जाएगा, तो फिर वहां से क्या करेगा, वो पैसा करप्शन करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को लीडर बनाया जाना चाहिए जो बैंकरप्ट ना हो, मतलब दिवालिया ना हो। तो ये दो क्वालिफिकेशन मतलब एक सिंपल सी है पर अंडरस्टूड होती है कि क्या एक व्यक्ति जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया ना हो, बैंकरप्ट या फिर वो मेंटली रिटार्डेड ना हो, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। क्लियर ये बात? ये तीन तो आपको याद करना पड़ेगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो है। एक आपके पास लिखी हुई है ये, और दूसरा आपके पास लिखा हुआ है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन सिटीजन तो अगर तुक्का में मारने को बोल दो ना मुझे कि आप तुक्का मारो क्वालिफिकेशन में, तो मैं बोल दूंगा कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े क्या बोल, है ना? अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, देखिए। पहला, एक सदनी व्यवस्था है। मध्य प्रदेश की जो विधायिका है वो एक सदनी है। क्यों बोला, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, बता दिया। दूसरा,
आपके पास इलेक्शन कैसे होते हैं वगैरह वगैरह हमने बता दिया है, ये योग्यताएं क्या होती है बता दिया। अब मान लीजिए व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, क्या हो जाता है, चुनाव जीत जाता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा कि उसका टेन्योर कितना होगा। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, टेन्योर, या आप इसको बोलेंगे कार्यकाल। किसका कार्यकाल, तो देखिए दोनों चीजें, अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्यकाल बताइए लेजिस्लेटिव असेंबली का, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाए तो भी आप बोलना कि लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल जो होता है वो 5 ईयर होता है। कितना होता है, 5 इयर्स होता है। और अगर वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होंगे, जिनको आप बोलते हैं कि ये विधायक होते हैं, इन विधायकों का कार्यकाल कितना होता है, तो जनरली इन विधायकों का कार्यकाल भी उतना ही होता है जितना कि हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा। तो टेन्योर कितना होगा, 5 साल का होता है। ये आप बात कर रहे हैं असेंबली की, किसकी बात कर रहे हैं, सभा, है ना, विधानसभा की बात की जा रही है, विधानसभा की बात। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। चलिए अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, और मैं आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मैं पहले लिखूंगा इसको, बार बार लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं लिखूंगा, तो इसको समझिएगा। ठीक, बताता हूं, सुनिए। पहला, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए मध्य प्रदेश में जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की या विधायकों की कितनी सीट हैं, तो वो आप 2000 के पहले बताइए। अब 2000 के पहले क्यों पूछा गया, क्योंकि 2000 के पहले हमारे पास छत्तीसगढ़ भी था, तो हमारे यहाँ पर टोटल 320 सीट हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 320 सीट्स। और उसके बाद +1 होता था एंग्लो इंडियन। कौन होता था, एंग्लो इंडियन। ये इसके बारे में बात करूंगा मैं, एंग्लो इंडियन, इसकी मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। क्या है ये एंग्लो इंडियन। ठीक, एंग्लो इंडियन कौन लोग होते हैं, एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं, वो यूरोपियन पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं जो आजादी के बाद अपने देश नहीं गए, आजादी के बाद अपने देश नहीं गए और मध्य प्रदेश या देश में ही रह गए, है ना, वो हमारे देश में ही रह गए। तो अब वो इतने बड़ी संख्या में थे कि हमको उनको अपने यहाँ की नागरिक, क्योंकि कई वर्षों से रह रहे थे ये लोग, तो हमको उनकी नागरिकता दी हमने उनको, तो लेकिन उनको हमने डायरेक्टली इंडियन नहीं बोला, हमने उनको बोला एंग्लो इंडियन। इंडियन तो है लेकिन कौन से, जो यूरोप वाले हैं, आंग्ल बोलते हैं इंग्लिश को, तो आंग्ल भारतीय लोग। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि हम जब इलेक्शन करते थे तो इलेक्शन में हम लोग जो चुनते थे, जैसे आपको मैंने भी बताया कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा तो ये 320 लोग चुने जा रहे थे बिफोर 2000। ठीक है, बिफोर 2000 की बात है। ये एक आंग्ल भारतीय जो था ना, ये होता था नॉमिनेटेड। कैसा होता था, नॉमिनेटेड था ये, इसको आप नहीं चुनते थे, ये नॉमिनेटेड था। और कौन करता था इसको नॉमिनेट, तो वो करता था गवर्नर। ठीक, इसको नॉमिनेट करते थे गवर्नर, राज्यपाल जो होते हैं वो इसको नॉमिनेट कर रहे थे। ठीक है, यहां तक बात। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड। सेकंड है आपके पास, सेकंड है, मान लीजिए अब ये बिफोर 2000 का हो गया, तो अब मैं बोल रहा हूं आफ्टर 2000 क्या हुआ। आफ्टर 2000 क्या होता है, देखिए जब हमसे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो हमने छत्तीसगढ़ को 90 सीट्स दी थी। कितनी सीट्स दी थी, 90। तो अपने पास बचते हैं 230, अपने पास सीट्स हो जाती है उस समय 230 सीट्स। क्लियर, इसमें भी क्या होता था, एक एंग्लो इंडियन हुआ करता था, एक एंग्लो इंडियन अभी भी हुआ करता था। ठीक है, इस समय 2000 के बाद की। ठीक है, यहां तक चलिए देखिएगा 230 सीट्स। अब क्या हुआ, एक रिफॉर्म और होता है, और वो रिफॉर्म होता है हमारे यहाँ पर 2019 में एक एक्ट आता है। क्या आता है, एक एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने के लिए या चेंज करने के लिए आया, जिसको बोला गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया, 2019 है ना,
2020 में पारित हो जाता है, लागू हो जाता है। 2019 में आया था ये 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसको क्या कहते हैं आप? ये हमारे संविधान संशोधन अधिनियम, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। इसको मैं लिख देता हूँ, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए ये जब आया तो हमने एक चेंज किया, और वो चेंज क्या किया कि अब अपने पास सीट्स जो है वो 230 रहेंगी। कितनी रहेंगी? केवल 230 सीट्स रहेंगी। और हमने यहां पर किया, क्या किया हमने? रिमूव दी प्रोविजन ऑफ एंग्लो इंडियन। मतलब हमारा जो आंग्ल भारतीय व्यक्ति जो यहाँ पे क्या हो रहा था, डायरेक्टली हम लोग इसको क्या करते थे, नॉमिनेट कर रहे थे, उसको अब हटा दिया यहाँ से। तो फाइनली आपके पास अब मध्य प्रदेश में आपसे कोई पूछे कि बताइए विधानसभा की सीट कितनी है, आप बोलेंगे विधानसभा में 230 सीट है। कितनी सीट है? 230। बस बात खत्म। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये आपके पास सीट्स की बात होगी मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट। ये आंग्ल भारतीय का क्यों हटा दिया? क्योंकि अब आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति आंग्ल भारतीय रहता भी होगा तो आपको पता नहीं होगा, और वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह चुनाव लड़ सकता है, उसको वोट दे देंगे। क्लियर? पहले क्या होता था कि पहले लोगों को पता चल जाता था कि ये व्यक्ति आंग्ल भारतीय है, और अब अंग्रेजों से हम लोग इतना चिढ़ते थे कि हम उनको वोट देने ही नहीं जाते, हम उनको वोट ही नहीं देते। इस वजह से फिर ये मजबूरन आपको एक चीज अलग से करना पड़ी थी। वो क्या था कि आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को आप अलग से चुनाव लड़वाएंगे। ठीक है, ऐसा पहले करते थे, अब कुछ जरूरत नहीं है करने की। आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और फैक्ट्स पढ़ते हैं अपन किसके बारे में, हमारे जो आपकी ये लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। अब मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आपको, वो इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को। तो देखिए वो क्या है, वो है बिल्डिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, बिल्डिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों पढ़ा जा रहा है, समझिएगा। हमारे यहाँ पे भोपाल में नवाब होते थे, पहले नवाब हुआ करते थे, आजादी के पहले की बात कर रहे हैं। एक सुल्तान जहां बेगम हुआ करती थी। ठीक है, तो बेगम ने एक बार एक हमारे विदेशी व्यक्ति जो फॉरेन यूरोप से आ रहे थे, जिनका नाम था मिंटो, क्या नाम था? मिंटो। वो भ्रमण पर आ रहे थे, तो उनको एक दिन के लिए भोपाल में रेस्ट करना था। ठीक है, एक या 2 दिन, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेस्ट के लिए उनको ठहरना था भोपाल में, या वो आने वाले थे भोपाल में, ऐसा कुछ सीन रहा उस समय का। तो जो ये बेगम थी, है ना, नवाब जो थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बिल्डिंग बनवाई, और इन्होंने जो बिल्डिंग बनवाई, वो बिल्डिंग जो बनी, जिसको बनाया किसके लिए गया था, वो जो मिंटो आ रहे थे, मिंटो के रेस्ट के लिए, उनके ठहरने के लिए बनवाई गई थी बिल्डिंग, जिसको मिंटो हॉल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मिंटो हॉल। ठीक, तो हम जब आजाद हुए तो क्या हुआ कि जितने भी आपके ये जो बड़े बड़े पुरातात्विक स्थल हो, जो राजवाड़े वगैरह जो हैं, ये सब जो भी थे, जिनके नवाब के पास हो, चाहे किसी बेगम के पास हो, चाहे कोई राजा के पास हो, कोई छोटे मोटे नरेश के पास हो, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ने क्या कर लिए थे, अपने इंटर में कर लिए थे, है ना। उनको कुछ जगह देकर या कुछ पोर्शन उनको देकर बाकी ले लिया था। तो मिंटो हॉल भी मिला मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को। तो हमारी जब असेंबली बनी, तो असेंबली में पहली बात तो यहाँ पे ये याद रखना आप कि हमारी जो असेंबली थी, उसका पहला जो इलेक्शन हुआ, ये भी ध्यान रखो। इलेक्शन मैंने आपको बता दिया क्या पहले? हाँ, बता दिया ना। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और करवा देता हूँ। इलेक्शन वाला पॉइंट कहाँ लिखा था मैंने? इलेक्शन, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एक पॉइंट आप लोगों के लिए कि फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे असेंबली के अपने यहाँ पे, फर्स्ट इलेक्शन मध्य प्रदेश में 1956 याद रखेंगे। ठीक, फर्स्ट इलेक्शन याद रखिए, या इसको आप फर्स्ट असेंबली याद रखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली। पहली अपनी जो विधानसभा बनी वो कब बनी? 1956 में मध्य प्रदेश में, 1956 में, ये याद रखना है। ठीक है, तो 1956 में जब चुनाव हुए और पहली अपनी क्या बनती है, विधानसभा बनती है, तो उनके जितने मेंबर होते हैं उनको बिठाने के लिए आपको क्या चाहिए थी? जगह चाहिए थी। ठीक है, तो मिंटो हॉल जो मिंटो हॉल बना हुआ था, उसको फाइनली माना गया कि अब ये क्या होगा, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर आ
अंदर आ जाएगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर। तो हमारी सबसे पहली जब 1956 के बाद जो हमारी विधानसभा लगी, 1956 के बाद जो हमारी विधानसभा लगी वो चलती गई कब तक? तो 1996 तक। 1996 तक हमारे यहाँ पर कहाँ पे विधानसभा लगती है? तो इन मिंटो हॉल। किसमें लगी है? मिंटो हॉल। ठीक है, कब से कब तक? तो 1956 से 1996, लगभग 40 साल। 40 सालों तक हमने अपनी विधानसभा को रन किया। कहां से? मिंटो हॉल से किया। अब क्या होता है, इसी बीच 1982-83 के आसपास, अराउंड 1982 के बाद की बात होगी क्या, या मैं इसको बोल रहा हूं इन 1980 से ऐसा कुछ, है ना। जो हमारे यहाँ की पीएम थे, है ना, उस समय के पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने एक फाउंडेशन रखा। इंदिरा गांधी जी पुट फाउंडेशन for new building of लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है ना। इंदिरा गांधी जी ने जो है क्या रखा? एक फाउंडेशन स्टोन रखा। इसके लिए मध्य प्रदेश में हमारी नई बिल्डिंग बनानी थी। ठीक, तो फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू बिल्डिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। 1980s की बात है ये, है ना। और फाइनली 1996 में हमारे पास क्या हो जाता है? एक बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है। ठीक, तो हम यहां से बोल रहे हैं कि 1996 में ये जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। बिल्डिंग कंप्लीटेड, है ना। और जब कंप्लीट हो गई तो इसको इनॉग्रेट किया गया। इनॉग्रेटेड बाय, उस समय के जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे एस.डी. शर्मा जी। कौन थे? एस.डी. शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी जो थे, उन्होंने इसको क्या किया था? शंकर दयाल शर्मा जी जो थे, ये हमारे उस समय के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, 1996 की बात है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1996 के बाद आफ्टर 1996 जो हमारी बिल्डिंग बनी हुई है उसका नाम दिया गया है विधान भवन। क्या नाम दिया गया है? विधान भवन। इसको अपन बोलते हैं विधान भवन। ठीक, क्लियर? विधान भवन बोल लीजिए, या इसी का नाम, अब क्योंकि फाउंडेशन किसने रखा था? इंदिरा गांधी जी ने रखा था। तो इंदिरा गांधी जी ने अगर रखा है तो इसका नाम इंदिरा गांधी भवन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी भवन। इंदिरा गांधी भवन। क्लियर ये बात, है ना। इंदिरा गांधी भवन भी बोला जाता है हमारे यहाँ की बिल्डिंग को। तो क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंदिरा गांधी भवन जो आज की डेट में आपकी जो नई बिल्डिंग बनी हुई है उसका नाम है। ठीक है ना। तो अब ये जो बिल्डिंग वाला सीन चल रहा है, इसमें और देखिए थोड़ा सा कि जो आपके पास विधान भवन है, क्या है? विधान भवन। ये विधान भवन है कहाँ? विधान भवन जो है ये आपको मिलेगा अरेरा हिल्स पर। कहाँ मिलेगा? भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको अरेरा हिल्स, पहली चीज। ठीक, दूसरा, ये जो आपका विधान भवन है इसके पास में आपको बिरला टेम्पल, तो अपन बोलेंगे नियर बिरला टेम्पल। बिरला टेम्पल, ठीक है। विधान भवन जो है इसके पास में आपको क्या मिलने वाला है? बिरला टेम्पल मिलेगा, तो आप उसको बिरला टेम्पल से लिखिए। इसके पास में बिरला टेम्पल याद रखिएगा। ठीक, अच्छा। सबसे हाईएस्ट पिक जो अरेरा हिल की टॉप पिक है ना, वहां पर ही है। ठीक, तीसरा, ये विधान भवन जो नया वाला बनाया है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से कि इसको डिजाइन किसने किया है? इसको डिजाइन बाय, या तो डिजाइन बाय बोल दीजिए, या इसके आर्किटेक्ट।
इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट कौन थे? तो वो थे मिस्टर चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम कई बार पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपके पेपर के लिए अगेन ही इंपॉर्टेंट बनता है। चार्ल्स कोरिया जो है वो आपके इस विधान भवन के क्या है? आर्किटेक्ट, ठीक है, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलिए। अब ये विधान भवन जो है ना, इसमें हमने तो मतलब आपके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों के लिए हमने बिल्डिंग बनाई है। क्या पता कभी भविष्य में हमारे यहाँ पे क्या हो जाए, विधान परिषद बन जाए, है ना। तो हमारे पास विधानसभा जो है, ये विधान आप इसको बोलिए कि आपके पास जो विधानसभा है उसका जो ये बिल्डिंग है, तो उसके लिए विधान भवन में ये सीट्स फॉर विधानसभा, है ना। किसके लिए? विधानसभा के लिए सीट्स, मतलब आप बोलेंगे विधान परिषद, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितनी यहाँ पर लोग एक साथ बैठ सकते हैं? तो ये उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी अभी मध्य प्रदेश में सीट्स हैं। कितनी है? 230। तो लगभग 231 की जो है कैपेसिटी है। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सीट्स का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। और क्या यहाँ पे एक ऐसे ही जनरल पॉइंट याद रख लीजिए, क्या हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो अपने विधान परिषद के लिए भी सीट रिजर्व रखी है? विधान परिषद की भी कोई बिल्डिंग है? तो आप आंसर कर सकते हैं यस है, बिल्डिंग है ना। बट कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अभी तो आपके पास क्या है? केवल आपके पास अभी केवल विधानसभा है, तो आप केवल विधानसभा की बात करेंगे। ये विधान भवन के बारे में पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट मेरे को आपको समझाना है कि आप बार-बार जो विधानसभा और विधान परिषद कर रहे हैं, आप बार-बार बोल रहे हैं ना कि विधानसभा विधान परिषद, तो ये क्या है एक्चुअल में? मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूं बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक, देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे आप ले रहे हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद राज्य में है तो नहीं, पर डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए ना। और दूसरा आपने लिया लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली का मतलब आपके पास क्या है? तो आपके पास है विधान सभा, जो आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक, समझते जाइएगा। पहला पॉइंट, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको बोला जाता है अपर हाउस। इसको क्या बोला जाता है? अपर हाउस। क्या? अरे यार तुम दो यार। चलिए पीयूष जी अब बताइए, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? ठीक ठीक। तो इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला जाता है अपर हाउस। क्या बोलते हैं इसको? अपर हाउस। इसको आप बोलेंगे उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन। ठीक, फिर उसके बाद अगर आपको बोला जाए कि लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है इसको बोलते हैं लोअर हाउस। इसको आप क्या कहते हैं? लोअर हाउस। लोअर हाउस मतलब आपका निम्न सदन। ठीक, जो मध्य प्रदेश में है। दूसरा, आपसे अगर बोला जाए तो आप देखिए, जो ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यहाँ पर आप डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। कैसे इलेक्शन करते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, और प्रत्यक्ष चुनाव, इसकी बात समझ लीजिए, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, करता कौन है? जनता करती है। तो डायरेक्ट इलेक्शन बाय पीपल्स, यहाँ के जो लोग होंगे वे पीपल्स नहीं होता है, पीपल। ठीक, और इसीलिए इसको बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल। इसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ पीपल। जनता का सदन कहा जाता है इसको। किसका कहते हैं? जनता का सदन।
क्यों कहते हैं समझ में आया? क्योंकि इसका चुनाव यहाँ पर जो सदस्यों का जो चुनाव करते हैं वो जनता द्वारा किया जाता है डायरेक्टली। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ये जो आपका है असेंबली जो है, असेंबली जो होती है एक तरीके की टेम्परेरी होती है। हर 5 साल में अगर बीच में जरूरत पड़ी तो हम इसको बंद कर देते हैं, तो इसको आप टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस। ठीक, इसको बोलते हैं आप अस्थायी सदन। क्या कहते हैं? अस्थायी सदन। ठीक, वहीं पर इनके जस्ट अपोजिट आपको इधर करना है। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, है ना? इलेक्शन कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, पहला चीज। फिर आप यहाँ से अगर कॉपी करेंगे कि आपका हाउस ऑफ पीपल, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? तो ये अपर हाउस है जहां पर जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो चुनते हैं फिर से इधर के सदस्यों को, तो इनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये टेम्परेरी लिखा है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये परमानेंट होता है। कैसा होता है? परमानेंट हाउस होता है। ठीक, अगला यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका टेन्योर बताइए, क्या बताइए? टेन्योर बताइए, तो यहाँ पर टेन्योर होता है 5 ईयर। कितना होता है? 5 ईयर। किस किस का? तो हाउस का भी प्लस मेंबर्स होते हैं उन दोनों का, है ना? हाउस और मेंबर्स जो हैं दोनों का जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है, अगर हम विधानसभा की बात करें। क्लियर? अगर हम बात करते हैं विधान परिषद की, तो यहाँ के टेन्योर में ध्यान दीजिएगा कि जो आपका टेन्योर अगर आपसे पूछे तो आप 2 तरीके से बताएंगे कि जो हाउस का टेन्योर होता है, हाउस का टेन्योर जो होता है वो इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट का मतलब होता है कि ये इनफाइनाइटली चलता जाता जब तक कि हाउस को डिसॉल्व ना कर दें। और हमारे जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, उनका जो टेन्योर होता है वो होता है 6 इयर्स। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 इयर्स। ये बात आपको बस यहाँ पे इतनी याद रखना है इन दोनों में जो डिफरेंस है। ठीक है क्या? आगे समझ में? ये डिफरेंस याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, मेरा ये कहना है कि आपने भले ही कभी नहीं पढ़ी हो, मैं आपको पॉलिटी समझा जरूर दूंगा। इसलिए मैं कुछ चीजें ऐसी जरूर बताऊंगा बीच में आपको, जो बोल दूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है। ठीक है? तक बताइए, है ना? चलिए, इतना डिफरेंस याद रखिए, और इसके आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी मुझे थोड़ा जाना है। ठीक है? थैंक यू सो मच।